साथियों, किसी भी प्रकरण को हम बच्चों का अध्यापन कराने के लिए विभिन्न गतिविधियों, सहायक शिक्षण सामग्रियों और तरह तरह के खेलों के माध्यम से हम अवधारणाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। मूल बात यह होती है कि बच्चों को अवधारणाएं अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। साथियों, वर्तमान में जो हमारी प्राथमिक कक्षाएं हैं, प्राथमिक कक्षाओं में गणित विषय को हम देखें तो गणित का जादू जो विषय है उसके प्रत्येक प्रकरण में हम देखें, प्रत्येक अध्याय को देखें तो उनमें विभिन्न अवधारणाएं दी गई हैं और उन अवधारणाओं को समझाने के लिए तरह तरह की गतिविधियां दी गई हैं और उन गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों, ऐसे ही हम कक्षा 5वीं की गणित का जादू पुस्तक देखें तो उसका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में आकृतियां और कोड दिया हुआ है और जैसे मैंने लिख के भी रखा है, कक्षा 5वीं गणित का जादू चैप्टर 2 आकृतियां और कोड। इस चैप्टर में कौन कौन सी अवधारणाएं दी गई हैं, अर्थात इस पाठ से हम बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहते हैं या क्या क्या सिखाना हमारे लिए अपेक्षित है, उस पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं। देखिएगा, मैंने यहाँ प्रमुख अवधारणाओं को लिखकर रखा है कि हम इस अध्याय से, इस पाठ से इन अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे और हमारे विद्यार्थी भली भांति गतिविधियों के माध्यम से, खेलों और सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से इनको भली भांति समझ पाएंगे। साथियों, पिछले कालखंडों में मैंने बच्चों को समझाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है। यदि आप चाहें तो उन गतिविधियों को आई बटन में जाकर के अवश्य देखिएगा, आपको वे सारे वीडियोस मिल जाएंगे बच्चों से संबंधित गतिविधियों के। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन सी गतिविधियां हैं, इनको जानते हैं। तो सबसे पहली गतिविधि हम देखें तो बंद एवं खुली आकृति। बच्चों को यह समझाना कि बंद आकृति क्या होती है, खुली आकृति क्या होती है। देखिएगा, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर यदि हम आकृतियों का निर्माण करते हैं और इस तरह से कोई एक आकृति बनाए तो ये एक खुली आकृति कहलाएगी, क्योंकि यहाँ से खुली है। किंतु जब एक और हम यहाँ पर भुजा ले ले और इसको इस प्रकार से कर दे तो ये हो जाएगी बंद, यानी चारों तरफ से आप देखेंगे तो बंद। तो ऐसी आकृति को हम बंद आकृति कहते हैं और खुली और बंद आकृति समझाने के लिए बच्चों को हम तिलियों की सहायता से, माचिस जो तिलिया है उसकी सहायता से या अन्य सहायक शिक्षण सामग्रियों और गतिविधियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर से हम खुली और बंद आकृति के बारे में सहज और सरल तरीके से समझा सकते हैं। हमारा मूल उद्देश्य है कि बंद आकृति कौन सी है, खुली आकृति कौन सी है। आगे चले तो फिर भुजाएं व कोण। अब देखिएगा, बच्चों को जब हम आकृतियों के बारे में समझाते हैं, पढ़ाते हैं यहाँ पर आकृति और कोण, तो भुजाएं और कोण क्या होते हैं इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना होता है। भुजाएं क्या होती हैं, ठीक है। अब इसे आकृति में देख लीजिए। यहाँ पर यदि यहाँ पर मैं नाम दे दूं अ, ब, स और द, तो यहाँ पर अ से ब, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये सीधे एकदम है, तो ये एक भुजा होगी, यानी एक रेखाखंड है, एक भुजा। इस तरह ब से स तक एक भुजा, स से द तक एक भुजा और द से अ तक एक भुजा, यानी ये कहलाती है भुजा है। तो भुजाओं के संबंध में जानकारी भी हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को देते हैं। ठीक है, रही बात कोणों की, तो कोण के बारे में समझाते हैं बच्चों को। भाई दो भुजाओं के बीच जो दूरी होती है ये, ठीक है, यहाँ पर यदि एक ही बिंदु से दो भुजाएं अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, है ना, तो यहाँ जो इनके बीच का जो अंतर होता है वह कोण होता है। और कोण के बारे में समझाने के लिए हम तरह तरह की गतिविधियों का आयोजन करते हैं। तो इस पाठ से हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को भुजाओं के बारे में समझाएं कि भुजाएं क्या होती हैं, कोण किसे कहते हैं, तो बच्चे फिर आगे की अवधारणाओं को और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। आगे हम बात करें तो देखिएगा, अगला है डिवाइडर या गुनिया, कोण जांचक यानी ज्यामितीय उपकरण। विशेष तौर से इस चैप्टर से हम बच्चों को ज्यामितीय उपकरणों के बारे में समझाते हैं। ज्यामितीय उपकरण जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें जो जो सामग्री होती है उनके बारे में समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो डिवाइडर होता है जिसे कि हिंदी में विभाजनी कहते हैं, विभाजनी या गुनिया, इसी को गुनिया के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं और या इसी से हम कोणों की जांच भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो कोण जांचक जिसे कहते हैं, जो कि गुनिया या डिवाइडर के रूप में बनाते हैं, तो उसका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, उसका क्या कार्य है, इसके बारे में समझाते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में जो अन्य उपकरण हैं, जैसे चांदा की हम बात करें,
ठीक है, चाना का क्या कार्य है, इसके बारे में विशेष तौर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही हम बच्चों को मापनी अर्थात जो पटरी स्केल होता है उसके बारे में समझाते हैं। तो इस चैप्टर में विशेष तौर पे हम ज्यामितीय उपकरणों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, उसके क्या कार्य हैं, उसके बारे में भी हम समझाते हैं, ठीक है। और इनको समझाने का निश्चित तौर से हम कई तरह की गतिविधियां करते हैं और संरचनात्मक कार्य भी कराते हैं बच्चों से। यदि आप कोड जांचक के निर्माण से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाइएगा और आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बच्चों को गुनिया अर्थात कोड जांचक निर्माण करना सिखाया है और बच्चों ने बनाकर बताया है। आगे हम चलते हैं तो फिर आता है समकोण। समकोण से कम अर्थात न्यून कोण, समकोण से ज्यादा अर्थात अधिक कोण की समझ। अगली अवधारणा क्या है इस अध्याय में? इस अध्याय में अवधारणा यह है कि समकोण की समझ। समकोण क्या होता है, हमने कोणों के बारे में बच्चों को बता दिया। समकोण क्या होता है उसकी समझ विकसित करना, साथ ही समकोण से कम यानी न्यून कोण और समकोण से ज्यादा यानी अधिक कोण, इसकी समझ भी हम बच्चों के अंदर लाते हैं, ठीक है। देखिएगा ये जो कोण जांचक हम बनाते हैं तो कोण जांचक जो बनाते हैं वो ठीक 90 अंश के कोण की जांच करता है। 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो आपको तो ज्ञात है समकोण को समझाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करते हैं और उन गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को कोणों के प्रकारों के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर हम बच्चों को सीधे ये नहीं बताते कि अधिक कोण न्यून कोण, हम सबसे पहले समकोण की अवधारणा स्पष्ट करते हैं कि समकोण क्या होता है, ठीक है। यदि एक भुजा के ऊपर दूसरी भुजा सीधे आकर लंब की तरह स्थित हो जाए तब दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो समकोण बनता है और इसकी माप ठीक 90 अंश होती है। और जब बच्चे समकोण को समझ जाते हैं तो वे समकोण से कम और समकोण से ज्यादा इसको भी बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। समकोण से कम को हम अंत में बता सकते हैं किसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून का मतलब कम या छोटा, ठीक है। और समकोण से ज्यादा यानी अधिक कोण जिसमें समकोण से ज्यादा माप हो। तो इस तरह से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, ठीक है, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से हम बच्चों को इन कोणों की अवधारणाओं से स्पष्ट कर देते हैं। तो ये अवधारणा भी इसमें दी गई है। आगे हम देखेंगे साथियों तो वर्गाकार आयताकार की समझ। इस चैप्टर में वर्गाकार क्या होता है, आयताकार क्या होता है, उसके बारे में भी हम बताते हैं। क्योंकि हम कोणों की समझ बताने के लिए बच्चों को वर्गाकार कागज लेने को कहते हैं। तो वर्गाकार कागज क्या होता है उसके लिए आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि वर्ग क्या होता है ना। जिसकी सभी भुजाएं एक बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्गाकार की बात करें तो वर्ग के आकार की कोई एक आकृति है, कोई पेज हो सकता है, प्रश्न हो सकता है, ठीक है, ऐसी आकृति को हम वर्गाकार कहते हैं। इसी तरह से हम आयताकार के बारे में बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमको वर्गाकार और आयताकार आकृतियों की समझ भी बतानी होती है और इसके लिए हम कागजों का प्रयोग करके आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज आदि की समझ। देखिएगा तिलियों की सहायता से हम बच्चों को त्रिभुज की आकृति, चतुर्भुज अर्थात वर्ग और आयत की आकृति, इसके अलावा पंचभुज, षष्ठभुज, ये इन आकृतियों को तिलियों की सहायता से हम बनाकर समझाते हैं। और हम इनको त्रिभुज क्यों कहते हैं? त्रिभुज यानी जिसमें तीन भुजाएं, भुज यानी भुजा, त्रि यानी तीन, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं वाली आकृति, चतुर्भुज, चतुर यानी चार, भुज यानी भुजा, चार भुजाओं वाली आकृति, पंचभुज यानी पांच भुजाओं वाली आकृति, षष्ठभुज यानी छह भुजाओं वाली आकृति। तो इस प्रकार तिलियों की सहायता से हम बच्चों को इन आकृतियों का निर्माण करके इनकी अवधारणाओं से स्पष्ट करते हैं। साथ ही त्रिभुज की एक विशेषता है, विशेषता ये होती है कि जब हम त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं या त्रिभुज का निर्माण करते हैं और इनकी भुजाओं को जब हम आगे पीछे करते हैं तो ये किसी प्रकार से भी इसकी आकृति में यानी कोणों की जो माप है वो कभी नहीं बदलती है। जैसे यदि मान लीजिए एक त्रिभुज है, यहाँ पर आप देखेंगे इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं और तीन भुजाओं को यदि हम किसी से बांध दिया जाए किसी रबड़ बैंड से और इनको अगर हटाने की कोशिश करेंगे तो ये जो कोणों की माप है नहीं बदलेगी, किंतु एक आयत दिया हुआ है मान लो या वर्ग दिया है और इस प्रकार यहाँ पर इनको यदि हम किसी वाइट ट्यूब की सहायता से या अन्य की सहायता से इनको सबको जोड़ दे और जब इसको हटाए तो ये पिचक जाएगा, यानी ये पिचक करके इस प्रकार की आकृति बन सकती है ना, इस प्रकार से। यानी यहाँ पर हम बच्चों को समझाते हैं कि यदि त्रिभुज है, त्रिभुज की विशेषता है कि इनकी भुजाओं यानी कोणों की माप यदि हम बदलना चाहे दबा करके
तो कोणों की माप नहीं बदलती है। इसी कारण से जो बड़े बड़े टावर होते हैं, जो मोबाइल के सिग्नल है तो जो टावर लगाए जाते हैं, टावरों में भी इन त्रिभुजों का प्रयोग किया जाता है मजबूती के लिए, है ना। तो इस तरह से हम इस चैप्टर से बच्चों को त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में भी बताते हैं। आगे हम देखेंगे तो चांदे की समझ, कोणों की माप। साथियों, इसमें हम एक वृत्त की सहायता से, देखिए हम वृत्त नहीं बताते, बस हम गोल एक कागज को काट लेते हैं, ऐसा बच्चों को बताते हैं। पर यहां हम गोलाकार आकृति अर्थात हम वृत्ताकार आकृति की समझ भी बच्चों को बताते हैं। और उसकी सहायता से हम चांदे का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, जिससे कि हम समकोण की माप कर सके। ठीक है, इस तरह 45 अंश के कोण की माप कर सके, इस तरह हम बच्चों को बता सकते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में चांदे की समझ यानी कोणों की माप के बारे में भी हम बच्चों को बताते हैं। तो साथियों, इस पाठ में लगभग ये जो अवधारणाएं हैं ये दी गई हैं, वो इन अवधारणाओं को समझाने के लिए हम विविध गतिविधियों का आयोजन करते हैं और उन गतिविधियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इस कालखंड में मैंने केवल आप लोगों को कि चैप्टर 2 में कौन कौन सी अवधारणाएं दी गई हैं इसके बारे में समझाने का प्रयास किया है। साथियों, यदि इन अवधारणाओं को हम किसी भी तरीके से बच्चों को समझाना चाहे तो समझा सकते हैं। तरीका कुछ भी हो सकता है। यदि बच्चे आपके तरीके से बहुत बेहतर और सरल तरीके से समझ सकते हैं तो आप समझाएं, ठीक है। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने आपको इन अवधारणाओं को बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह कालखंड आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण को, नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।